दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो कहानी है बिगिनर लेवल की स्टोरी है और इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ जो इसका ग्रामर पार्ट है हम उसको बड़े डिटेल में कवर करेंगे और यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मैं आपको उसके बारे में ही बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और एंड में आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं। इस कहानी का टाइटल है गॉड इज़ मर्सीफुल। मर्सीफुल का मतलब होता है दयालु। तो इसका क्या मतलब हुआ? गॉड इज़ मर्सीफुल, भगवान या कह सकते हैं ईश्वर दयालु है। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल था। मैं इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरे ध्यान से सुनें ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। A king had a large orchard। ऑर्कार्ड का मतलब होता है बगीचा, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं। बेसिकली ऑर्कार्ड का मतलब बगीचा होता है जहाँ पर फूलों के वृक्ष होते हैं, फूलों के प्लस फलों के वृक्ष होते हैं, तो उसको ऑर्कार्ड कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? अ किंग हैड अ लार्ज ऑर्कार्ड। एक राजा के पास एक बहुत बड़ा बगीचा था। तो दोस्तों जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जो कि पास्ट के अंदर किसी व्यक्ति के पास कुछ होना दिखाता है तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है। हैड का मतलब पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ होना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अ किंग हैड अ लार्ज ऑर्कार्ड, मतलब कि एक राजा के पास एक बहुत बड़ा बगीचा था। अ वेराइटी ऑफ फ्रूट ट्रीज वर प्लांटेड देयर। वेराइटी का मतलब होता है अनेक अनेक प्रकार के। अब वेराइटी ऑफ फ्रूट मतलब अनेक प्रकार के जो फ्रूट से मतलब फल, फ्रूट ट्रीज फलों के जो पेड़ थे, वर प्लांटेड देयर उन्हें वहाँ पर लगाया गया था। जो अलग अलग प्रकार के फलों के जो पेड़ थे उन्हें वहाँ प्लांट किया गया था, वहाँ लगाया गया था। प्लांट का मतलब होता है पेड़ों को लगाना, उन्हें वहाँ प्लांट किया गया था। मैनी फ्रूट्स बिकेम राइप एवरी डे। क्या मतलब हुआ? ये देखिए ये जो वर्ड है ये बिकेम की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों ये जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट की स्टोरी है, क्योंकि जो भी स्टोरीज होती हैं पास्ट इंडेफिनिट में ही बताई जाती हैं। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर यदि सब्जेक्ट अफर्मेटिव होता है तो हमेशा ही सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को नोट करें कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट में हो और अफर्मेटिव हो तो आपको सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ इसका? ये है बिकेम, ये वर्ब बिकम की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है बनना। मैनी फ्रूट्स बिकेम राइप, और राइप का मतलब था पकना, एवरी डे मतलब हर रोज़। तो क्या मतलब हुआ? मैनी फ्रूट्स बिकेम राइप एवरी डे, मतलब कि हर रोज कई जो थे फल थे वो बन जाते थे। क्या बन जाते थे? पक जाते थे। राइप मतलब पकना। द गार्डनर यूज्ड टू कलेक्ट दोज राइप फ्रूट्स। और जो गार्डनर था मतलब कि जो माली था वो कलेक्ट किया करता था। यूज टू का मतलब होता है जब हम किसी भी वाक्य के अंदर पास्ट की किसी भी व्यक्ति की आदत को दिखाएं या भी ऐसा दिखाएं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो गार्डनर है ये सब्जेक्ट है हमारा और हम इसकी जो पास्ट की आदत है उसको यहाँ पर शो किया जा रहा है। और कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना होता है। तो क्या मतलब हुआ? द गार्डनर जो माली था, द गार्डनर यूज टू कलेक्ट, वो माली जो है इकट्ठे किया करता था, कलेक्ट दोज राइप फ्रूट्स, उन दोज मतलब उनको, उन पके हुए फलों को इकट्ठा किया करता था। फ्रॉम द वेरियस ट्रीज, वेरियस मतलब अलग अलग पेड़ों से अलग इकट्ठा किया करता था। एंड और टेक देम, और उन्हें ले जाता टू द किंग, राजा के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो गार्डनर था वो इकट्ठा उन पके हुए जो फ्रूट्स थे, फल थे, उनको वो इकट्ठा किया करता था अलग अलग पेड़ों से और फिर उन्हें ले जाता था कहाँ पर? टू द किंग, राजा के पास उन्हें ले जाता था। चलिए आगे देखिए आगे इसमें क्या होता है। वन डे, एक दिन, द गार्डनर कलेक्टेड सम चेरीज। चेरी एक तरह का छोटा सा एक फल होता है जिसे हम हिंदी में आलू बालू भी कहते हैं, जो कि अंगूर के साइज़ का होता है, दिखने में लाल कलर का होता है, उसके अंदर गुठली भी होती है, तो उसे इंग्लिश में चेरी कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, द गार्डनर कलेक्टेड सम चेरीज, जो गार्डनर था, माली था, उसने इकट्ठे किए सम चेरीज, उसने कुछ चेरीज को इकट्ठा किया, मतलब इस चेरी के फल को इकट्ठा किया। एंड टुक दैम, और ले गया,
टुक देम फॉर द किंग, और उन्हें राजा के लिए ले गया। और दोस्तों यहाँ पर जो आप ये वर्ड देख रहे हैं देम, ये जो है चेरी के लिए लग रहा है। तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझें कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को हम वाक्य के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपने देख सकते हैं लिखा है ना, गार्डनर कलेक्टेड सम चेरीज एंड टुक देम, देम जो है यहाँ पर वो उन फलों के लिए हो गया, एंड टुक देम, और उन्हें ले गया, फॉर द किंग, राजा के लिए ले गया। चलिए आगे देखिए, दैट डे, उस दिन, द किंग वॉज इन अ बैड मूड। दैट डे मतलब उस दिन, द किंग जो राजा था, द किंग वॉज वो था, इन ए बैड मूड, एक खराब मूड में। वैसे मूड का जो हिंदी सही हिंदी उसका मतलब होता है मनोदशा, और आमतौर पर हम इसे मूड ही कह देते हैं, लेकिन जो इसकी करेक्ट हिंदी है वो है मनोदशा। तो क्या मतलब है इस लाइन का कि दैट डे उस दिन, द किंग जो राजा था, वॉज इन ए बैड मूड, वो एक बुरी मनोदशा में था। ही पिक्ड आ चेरी, ये पिक की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है उठाना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया जो स्टोरी है पास्ट इंडेफिनिट की है। तो क्या मतलब हुआ, ही पिक्ड आ चेरी, उसने एक चेरी को उठाया, टू टेस्ट इट, टेस्ट का ये भी एक वर्ब है, और दोस्तों टेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का स्वाद लेना। तो क्या मतलब हुआ, ही पिक्ड अ चेरी, उसने एक चेरी को पिक किया, मतलब एक चेरी को उठाया, टू टेस्ट इट, टू टेस्ट मतलब स्वाद लेने के लिए। इट वॉज सार, देखिए इसको बहुत से लोग सोर पढ़ते हैं, लेकिन ये सोर नहीं होता है, इसको सार पढ़ते हैं, SOUR। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, SOUR, इसको सार पढ़ना है। और सार का मतलब होता है खट्टा, और यदि इस 4 तरह के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सार का मतलब खट्टा होता है, स्वीट मतलब मीठा, बिटर का मतलब होता है कड़वा, BITTER। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, यदि आप कड़वा लिखना चाहते हैं तो कड़वे के लिए वर्ड है बिटर, BITTER, बिटर। और जो मीठा होता है उसको स्वीट कहते हैं, और जो नमकीन होता है उसको सॉल्टी कहते हैं, SALTY, सॉल्टी। तो यह है SOUR, जिसको सार पढ़ते हैं और जिसका मतलब होता है खट्टा। तो खट्टे के लिए सार लगाया जाता है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, ही पिक्ड ए चेरी, और उसने एक चेरी को उठाया, टू टेस्ट, स्वाद लेने के लिए, मतलब उसको चखने के लिए। टेस्ट का मतलब है स्वाद लेना है, फिर चखना, उसको चखने के लिए। इट वॉज सार, वो खट्टी थी। इट का मतलब ये जो है इट जो है ये प्रोनाउन है जो कि चेरी के लिए यूज हुआ है। इट वॉज सार, वो खट्टी थी। नाउ द किंग्स एंगर वॉज एट इट्स पीक। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ये आप ये देख सकते हैं, किंग के बाद एपेस्ट्रोफी एस है। एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है जब हम किसी भी व्यक्ति का संबंध किसी चीज़ से जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है का, के, की। और एंगर का मतलब होता है गुस्सा। तो क्या मतलब हुआ, नाउ, अब, द किंग्स एंगर मतलब जो राजा का गुस्सा था, वॉज एट इट्स पीक, और पीक का मतलब है चोटी, उच्चतम, शीर्ष स्थान। तो जो उसका गुस्सा था वो अपने एकदम सबसे शीर्ष पर था, मतलब सबसे ऊंचाई पर था जो उसका गुस्सा था। मतलब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि राजा जो था बहुत ज़्यादा गुस्से में था। पीक का मतलब चोटी होता है, तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब हुआ कि राजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। जाहिर सी बात है, जब उसने उस फल को चखा तो वो खट्टा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि जैसा हमने ऊपर देखा ऑलरेडी उसका जो मूड था वो खराब मूड में था, इस वजह से। आगे देखिए, ही थ्रू, ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है फेंकना, इसको थ्रू पढ़ेंगे, थ्रू। ही थ्रू आ चेरी एट द गार्डनर, उसने एक चेरी को फेंका, एट द गार्डनर मतलब माली के ऊपर। और दोस्तों एट का मतलब पर होता है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये एक प्रीपोजिशन है। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर इस लाइन का, ही थ्रू अ चेरी एट द गार्डनर, उसने एक चेरी को माली के ऊपर फेंका। द गार्डनर वॉज हर्ट, जो गार्डनर था वो हर्ट का मतलब होता है चोट लग जाना। तो जो गार्डनर था वो हर्ट हो गया, मतलब उसको चोट लगी। द गार्डनर वॉज हर्ट, जो गार्डनर था माली था वो हर्ट हो गया, उसको चोट लगी। बट लेकिन ही सैड, उसने कहा, गॉड इज मर्सीफुल, उसने क्या कहा, उसने कहा गॉड इज़ मर्सीफुल, मतलब कि जो भगवान है, ईश्वर है, वो दयालु है। अब आप यहाँ पर इस सीन को देख सकते हैं, ये राजा हैं जो कि, और यहाँ पर इनकी चेरी रखी हुई हैं जो खा रहे थे, और जब इन्हें गुस्सा आया तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने चेरी उठा के फेंकी, और यहाँ पर ये जो है वो बेचारा माली है राजा जी का। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे इस स्टोरी में क्या होता है। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैरान होना। तो क्या मतलब हुआ, द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा जो था हैरान था।
एट द गार्डनर्स वर्ड्स, एपेस्ट्रोफी ऐसे इसका मतलब ही हुआ काके की, एट द गार्डनर्स वर्ड्स। तो इस लाइन पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा हैरान था, एट द गार्डनर्स वर्ड्स, मतलब कि माली के शब्दों पर। तो जैसा आपने ऊपर देखा कि जब उसको चोट लगी तो माली ने क्या कहा, गॉड इज़ मर्सीफुल, मतलब भगवान दयालु है। तो वो जो राजा था वो उसके इन शब्दों पर क्या था, वो हैरान था। चलिए आगे देखिए, ही आस्क्ड, उसने पूछा, आई हैव हर्ट यू। दोस्तों हैज़ हैव के बाद थर्ड, ये हर्ट जो है ये थर्ड फॉर्म की तरह प्रयोग किया गया, और हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। तो क्या मतलब हुआ, आई हैव हर्ट यू, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, मतलब मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। एंड यू से, और तुम कहते हो, गॉड इज़ मर्सीफुल, भगवान जो है, ईश्वर जो है वो दयालु है। वाई, क्यों, ऐसा उसने राजा ने कहा। द गार्डनर सैड, जो माली था सैड, उसने कहा, योर मजेस्टी, मतलब कि महाराज, आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटरमेलन्स, वाटरमेलन्स मतलब होता है तरबूज। तो क्या मतलब हुआ, योर मजेस्टी महाराज, आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग, मैं लाने जा रहा था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो आप वाक्य देख रहे हैं आप इसे नोट करें, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो हम वाक्य देख सकते हैं, वॉज के बाद ये फोर्थ फॉर्म है, गोइंग मतलब जाना, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और यहाँ पर दो वर्ब आ रही हैं, एक तो ये गो हो गया जाना, और दूसरा ये ब्रिंग जिसका मतलब लाना। तो ये दो वर्ब वाला सेंटेंस है, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर दो वर्ब आती हैं, तो जो दूसरी वर्ब आएगी उससे पहले आपको टू लगाना है, और एक और बात याद रखनी है कि टू के बाद हमेशा ही जो आप अगली वर्ब लगाएंगे वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो। तो आप इन चीज़ों को याद रखें। तो क्या मतलब हुआ, योर मजेस्टी, मतलब कि महाराज, आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटरमेलन्स, मैं तरबूज लाने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटरमेलन्स, बट लेकिन फॉर्चुनेटली, मतलब कि भाग्य से, फॉर्चुनेटली मतलब होता है नसीब से, या कह सकते हैं भाग्य से, आई चेंज्ड माई माइंड, चेंज का मतलब बदल लेना, आई चेंज माई माइंड, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मतलब मैंने अपनी सोच जो थी, मेरा जो दिमाग था उसको मैंने बदल लिया। इमेजिन, इमेजिन मतलब कल्पना करो, वॉट वुड हैव हैपन्ड, वॉट वुड हैव हैपन्ड मतलब कि क्या हुआ होता, इफ़, यदि, यू हैड थ्रोन, ये THROWN थ्रोन, ये थ्रो की थर्ड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, इमेजिन मतलब कल्पना करो, व्हाट वुड हैव हैपेंड कि क्या हुआ होता, इफ़ यू हैड थ्रोन अ वाटरमेलन एट मी। तो आप कल्पना करो कि यदि आपने फेंका होता, यू हैड, मतलब यदि आपने तरबूज फेंका होता मुझ पर तो क्या किया होता। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ मैं आपको दोबारा बताता हूँ। उसने क्या कहा, इमेजिन कि आप कल्पना करो, व्हाट वुड हैव हैपेंड कि क्या हुआ होता यदि आपने फेंका होता, एट थ्रोन ए वाटरमेलन एट मी, यदि आपने मुझ पर एक तरबूज फेंका होता। दैट इज़ वाई, मतलब कि इसलिए, आई सेड, मैंने कहा, गॉड इज़ मर्सीफुल, जो ईश्वर है, भगवान है, वो दयालु है। किंग ऑल्सो लाफ्ड एट दिस, और जो किंग था वो इस पर हंसा। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी कहानी का एंड हो गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी से आपको कुछ शिक्षा ज़रूर मिली होगी। जैसा हमने देखा कि जो माली था, माली के ऊपर राजा ने एक चेरी फेंकी, जिससे, और वो जो चेरी फल होता है बहुत ही छोटा फल होता है, जिसके उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उसके बाद फिर उसने क्या कहा कि ईश्वर जो है दयालु है। और इसका रीज़न क्या था कि वो एक्चुअली में, वो जो माली था वो उस दिन तरबूज लाने जा रहा था राजा जी के लिए, लेकिन उसने लास्ट में अपना माइंड चेंज कर लिया, वो तरबूज नहीं लाया, और वो क्या लाया, चेरी ले आया। तो यदि आप सोचिए, यदि वो तरबूज लेके आता तो वो तरबूज अगर वो राजा उसको फेंक के मारता तो उसके ज़्यादा चोट लगती। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो ईश्वर है वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, वो हम पे हमेशा रहम करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई हादसा होता है जिसके अंदर हो सकता है कि हम गंभीर रूप से चोट लग सकती हो, लेकिन हो सकता है वहाँ पर छोटी मोटी खरोंच वगैरह में ही ईश्वर जो है वो हमें बचा देता है, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है, और हमें काफ़ी थैंकफुल भी होना चाहिए ईश्वर के लिए कि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन वो बहुत छोटे में ही वो चीज़ टल जाती है। इसलिए हमेशा ही कहा जाता है कि जो ईश्वर है, भगवान है, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, वो बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज की ये स्टोरी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।